Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about standing deposit facility, and this topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले समझते हैं अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एंड देन वी विल कम टू द करंट टॉपिक. आई होप आप ये बात समझते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ आरबीआई बनाती है इन ऑर्डर टू रेगुलेट आवर इकोनॉमी, उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के भी अलग अलग टूल्स होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं रेपो रेट. ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली जो बॉडी है वो कही जाती है आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2016 एज पर आरबीआई एक्ट 1935. तो आरबीआई एक्ट 1935 को अमेंड किया गया और फिर कहा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी आज से एक कमेटी बनाएगी 6 मेंबर की. इसके पहले आरबीआई गवर्नर अकेले ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाते थे और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करते थे. ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई इसके 6 मेंबर हैं. अब आरबीआई गवर्नर इज द चेयरमैन, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, 1 आरबीआई ऑफिसर, उसके अलावा 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. एंड डिसीजन इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स. आरबीआई गवर्नर को कोई भी स्पेसिफिक पावर नहीं है अनटिल देयर इज ए टाई. अगर टाई हो जाता है तो आरबीआई गवर्नर के पास डिसाइडिंग वोट है. तो ये सब तो कुछ बेसिक बातें हो गई. उसके अलावा आप समझिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. ये एक अग्रीमेंट है जो आरबीआई और भारत सरकार के बीच में किया गया 2015 में. इस अग्रीमेंट के हिसाब से आरबीआई की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन्फ्लेशन को टारगेट करना, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो फिर आरबीआई इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को टारगेट करेगी. सो आरबीआई's प्राइम गोल विल बी टू टैकल इन्फ्लेशन एंड देन प्लान फॉर ग्रोथ. और कितना इन्फ्लेशन का टारगेट रेट रहेगा? दैट इज़ 4 ± 2%, यानी कि 2% से लेकर के 6% के बीच में होना चाहिए रिटेल इन्फ्लेशन या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन. अगर आरबीआई फेल हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द कंज्यूमर इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ दिस रेंज फॉर 3 सक्सेसिव क्वार्टर, then it will be considered as failure of monetary policy and RBI will have to explain the reasons and suggest corrective measures. ये जो monetary policy framework agreement था giving the mandate to the RBI for keeping inflation rate between 2 to 6%, that was applicable till 2021, but in 2021 it was extended for 5 more years till 2026. अब करंट मुद्दे पे आती है. तो बेसिक बातें हो गई. करंट मुद्दा ये है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हाल फिलहाल में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की है और रिव्यू करके उन्होंने जो भी की रेट्स थे मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स उनको अनचेंज रखा है. एंड दिस हैज़ बीन केप्ट अनचेंज फॉर 11th टाइम इन अ रो. अब देखिए पिछले 11 बार से न रेपो रेट बदला है. रेपो रेट 4 का 4% ही रहा. बैंक रेट भी नहीं बदला, वो 4.25% रहा. रिवर्स रेपो रेट 3.35% रहा. और ये बस इस बार ही नहीं, पिछले 11 बार से रिव्यू में ये सारे इंपॉर्टेंट रेट्स नहीं बदले हैं. मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी इज इक्वल टू बैंक रेट ओनली, सो दैट ऑल्सो वॉज केप्ट टू 4.25%. उसके अलावा आरबीआई ने इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को लेकर के कुछ फोरकास्ट किया है. उसने कहा है कि 2022-23 जो फिस्कल ईयर है उसमें ग्रोथ रेट विल रिमेन ओनली 7.2% अगेंस्ट इट्स अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 7.8%. तो थोड़ा सा रिडक्शन किया है इन्होंने ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शन में बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. पहला तो रसिया एंड यूक्रेन वॉर के कारण पूरे दुनिया भर में क्रूड ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए हैं एंड दैट इज़ बाउंड टू हैव सम इन्फ्लेशन इन इंडियन इकोनॉमी एंड दैट इन्फ्लेशन विल हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. तो उसके अलावा कोविड-19 के इन्फेक्शंस कहीं ना कहीं किसी न किसी मेजर इकोनॉमी में थोड़े बहुत दिख ही रहे हैं, जैसे अभी चाइना के अंदर दिख रहे हैं. तो इन 2 कारणों से आरबीआई ने हमारी ग्रोथ जो फोरकास्टेड ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा सा डाउन डिक्लाइन करते हुए 7.8 से 7.2% कर दिया है. अभी देखिए इंडियन इकोनॉमी के मेजर चैलेंजेस. ग्रोथ तो कोई बहुत अच्छी है नहीं. अगर 2021-22 में ग्रोथ दिखता भी है तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट. तो ग्रोथ है नहीं, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है. येट वी आर हैविंग हाई इन्फ्लेशन. यू सी रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी वाज 6.1%. तो जो आरबीआई को टारगेट रेट दिया गया है 2 to 6%, उस
सीलिंग लिमिट को ब्रीच कर गया था इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी। यू सी पिछले 3-4 महीनों से ही, अक्टूबर से ही लगातार रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ये जनवरी महीने में इट ब्रीच द लिमिट ऑफ 6%, इट वाज 6.1%। लेकिन ये जो इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ हाई ग्रोथ रेट साथ में आ नहीं रहा है। सो दिस इज़ वन मेजर इशू फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। अब ऐसे हालात में अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो इसका सीधा सीधा निगेटिव असर हमारे ग्रोथ पे पड़ेगा। तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाना नहीं चाहती। आरबीआई इज़ विलिंग टू हैव एन अकोमोडेटिव स्टैंस येट सो फार। तो रेपो रेट को हम बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि ग्रोथ नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करना है और रेपो रेट बढ़ाना इज़ एन ऑप्शन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो दूसरा तरीका जो आरबीआई ने सोचा है वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF, विच इज़ ए न्यू काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल दैट आरबीआई इज़ गोइंग टू यूज। तो क्या है SDF जरा समझते हैं। और SDF समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा रिवर्स रेपो रेट समझना होगा। आई होप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कैसे काम करता है वो तो आपको पता ही होगा। रेपो रेट वो रेट है जिस पे एक कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करता है फॉर शॉर्ट टर्म, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक से फॉर शॉर्ट टर्म। लेकिन रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, दोनों ही केस में लोन लेने के लिए आपको एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करना होता है, कोलैटरल के तौर पे रखना होता है विथ अ स्टैम्प ऑफ रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। जैसे इस केस में देखिए रिवर्स रेपो रेट में द आरबीआई विल कीप दिस GSEC as collateral with this bank and then only this bank will give some money to RBI। और जब ये RBI ये पैसा लौटाएगा along with the interest calculated at reverse repo rate, तब जाकर के गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस करेगा ये बैंक टू द RBI। तो इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट काम करता है। रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो भी आप समझते होंगे। इट इज़ टू एब्जॉर्ब एक्सेसिव लिक्विडिटी फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन, इसलिए किया जाता है रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल। लेकिन अब जरा एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए जब आरबीआई के पास एक्सेसिव लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए उतना GSEC ही ना हो। भाई ये इकोनॉमी से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई के पास GSEC होना चाहिए। ये GSEC दे करके ही तो रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन अगर आरबीआई को लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना है बट इट डज नॉट हैव इनफ GSEC, तब क्या करेगी आरबीआई? उस केस में तो रिवर्स रेपो ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। तो वैसे केस में इस्तेमाल करेगी आरबीआई SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। SDF को 2014 में उर्जित पटेल कमिटी, उर्जित पटेल साहब उस टाइम में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, बाद में आरबीआई के गवर्नर भी बने। तो उस टाइम में एक उर्जित पटेल कमेटी बनाई थी आरबीआई ने 2014 में। उस उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक नई तरह की मॉनेटरी पॉलिसी टूल लानी चाहिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई के लिए भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया 2018 में, और आरबीआई एक्ट 1935 को अमेंड करके सेक्शन 17 के हिसाब से आरबीआई को अलाउ किया गया टू हैव एन एडिशनल क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल जिसका नाम होगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, विच इट कैन यूज फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि SDF क्या है। ये तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया एक्सेसिव लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, बट व्हाट इज SDF, हाउ इट वर्क्स? तो उसके लिए आपको सरल सी बात ये याद रखनी है कि SDF और रेपो एक ही जैसा काम करता है। ये पैसा आरबीआई उधार लेती है बैंक से, लेकिन SDF पे उधार लेने के लिए आरबीआई को कोई भी कोलैटरल प्लेज नहीं करना होता है, कोई भी GSEC इस तरीके से प्लेज नहीं करना होता है। दैट इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन SDF एंड reverse repo. The difference between SDF, standing deposit facility, and reverse repo is that there is no need to have collateral under SDF. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इकॉनमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ग्रोथ कम है, इसलिए हमें एक्सेसिव लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है। रेपो रेट को बढ़ाने से ग्रोथ भी सफ़र कर जाएगा, तो हम चाहते नहीं हैं वो करना। रिवर्स रेपो रेट से एक्सेसिव लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की जा सकती है, लेकिन उसके लिए GSEC देना होगा। उतना GSEC है नहीं आरबीआई के पास, तो अब आरबीआई यूज कर रही है SDF का। SDF एक नया मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो सेक्शन 17 के हिसाब से आरबीआई यूज कर सकती है, और इस सेक्शन 17 को इंसर्ट किया भारत सरकार ने बाय अमेंडिंग आरबीआई एक्ट
एक्ट इन 2018 और अब आरबीआई उसका इस्तेमाल करने जा रही है। जो एसडीएफ है इट इज़ 0.25% लेस दैन रेपो रेट। तो एसडीएफ का रेट है 3.75% एंड दिस इज़ एन एडिशनल टूल फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। और आरबीआई ने अपनी हाल फिलहाल की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में कहा है कि आने वाले 2 सालों में वो इंडियन इकोनॉमी से लगभग 8.5 लाख करोड़ लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेंगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो अभी के लिए तो जो एसडीएफ का इस्तेमाल किया जाएगा दैट विल बी डन फॉर ओवरनाइट बोरोइंग, यानी कि एक दिन की बोरोइंग करेगी आरबीआई फ्रॉम बैंक्स। लेकिन आने वाले टाइम में एसडीएफ को लंबे समय के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो करेंटली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओवरनाइट डिपॉजिट, बट in order to retain flexibility आरबीआई में यूज एसडीएफ फॉर लॉन्गर टेनर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2020। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फोर्टिफाइड राइस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। क्या होता है फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, पहले ये समझते हैं। तो हमारे देश की फूड सेक्टर को रेगुलेट करने वाली, फूड के क्वालिटी को रेगुलेट करने वाली जो एजेंसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेफिनीशन दिया है फूड फोर्टिफिकेशन का। डेफिनीशन कहता है डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट इन द फूड in order to increase the nutritional quality without having negative impact on public health। सरल सी बात करें तो जो खाना बच्चे खा रहे हैं इसमें जो राइस है या दाल है उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, आयरन, ये सब की न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को बढ़ाने को कहा जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। क्यों फूड फोर्टिफिकेशन न्यूज़ में आया है? क्योंकि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी भारत सरकार के फूड से रिलेटेड स्कीम चलते हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहां पे राशन की दुकान पे लोगों को सस्ते दामों पे राशन मिलता है, या पीएम पोषण, पहले ये मिड डे मील स्कीम कहा जाता था, अब इस स्कीम को पीएम पोषण कहते हैं, या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जितने भी इस तरह के स्कीम चल रहे हैं फूड से रिलेटेड वेलफेयर स्कीम, इन सब में अब लोगों को फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड किया जाए, यानी कि वो फूड प्रोवाइड किया जाए जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हों। फोर्टिफाइड फूड का प्रोवाइड कराने का शुरुआत किया जाएगा विथ प्रोवाइडिंग फोर्टिफाइड राइस। तो सबसे पहले तो जो जहाँ पे राइस प्रोवाइड किया जा रहा है उसको फोर्टिफाइड करके दिया जाएगा। अब राइस फोर्टिफिकेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, देखो वेरियस टेक्नोलॉजीज़। पहला होता है राइस के ऊपर कोटिंग कर देना एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट का, जैसे कि जिंक का, B12 का, B9 का। लेकिन कोटिंग से दिक्कत क्या है कि उसको धोने से वो कोटिंग हट सकती है और वो फोर्टिफिकेशन अलग हो सकता है। दूसरा है डस्टिंग, मतलब उसमें थोड़ा बहुत ये सब राइस के साथ साथ ये सब भी मिला दिया जाए, B3, B12 मिला दिया जाए, लेकिन उसमें भी कैसा है कि वो सेपरेट होने का चांस रहता है, अलग हो जाने का चांस रहता है। बेस्ट टेक्नोलॉजी होता है राइस फोर्टिफिकेशन का एक्सट्रूजन, दैट इज़ बेस्ट टेक्नोलॉजी। एक्सट्रूजन में क्या करते हैं कि मान लो कि ये नॉर्मल चावल का बोरी है, उसमें से कुछ चावल अलग निकाल लिया और कुछ चावल को लेकर के उसको पीस करके उसका बिल्कुल आटा जैसा बना दिया, पाउडर बना दिया। उस पाउडर में फिर ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला दिए, B3, B9, B12, आयरन, जिंक, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाने के बाद ये जो आटे के साथ, राइस के आटे के साथ ये माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला करके उसमें थोड़ा पानी डाल करके और फिर उसके छोटे छोटे राइस जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। इसको कहते हैं हम लोग फोर्टिफाइड राइस केर्नल्स। तो उसके लिए कैसा, उसको छोटा छोटा राइस जैसा स्ट्रक्चर बना करके उसको हीट करके बिल्कुल राइस जैसा ही स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा FRK, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। और फिर ये जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल हैं इसको नॉर्मल राइस के साथ मिक्स कर दिया जाए। तो इससे कैसा है ना, ऊपर से देख करके समझ नहीं आएगा कि कौन सा दाना जो है फोर्टिफाइड है कौन नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ फोर्टिफाइड रहेंगे। नियम कैसा है अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन कि हर एक किलोग्राम ये नॉर्मल राइस के अंदर 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस कर्नल, यानी कि इस तरह का राइस मिक्स करना है। वाई राइस फोर्टिफिकेशन इज नीडेड, क्यों ज़रूरत है राइस फोर्टिफिकेशन की, ये भी ज़रा देख लेते हैं। भाई हमारे देश के अंदर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज़्यादा है। देखो हंगर तो है ही है, एब्सोल्यूट भूख तो है ही है, खाने को ही नहीं है वो समस्या तो है ही है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो खाना खा तो रहे हैं लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उनके खाने में नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं हिडन हंगर, और इस कारण से लोग एनेमिक हो रहे हैं। बच्चे जो हैं उन स्टंटेड हो रहे हैं, यानी कि हाइट कम हो रही है, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा
देखा जाए हंगर में तो हमारी रैंकिंग काफ़ी ख़राब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया वाज रैंक 94 आउट ऑफ 107 कंट्री एंड वी आर कैटेगराइज्ड एज सीरियस हंगर कैटेगरी। सो माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ इम्पॉर्टेंट। और राइस सबसे स्टेपल फूड है, सारे ज़्यादातर जनता जो है राइस खाती है हमारे देश में, कम से कम 2/3 पॉपुलेशन तो खाती ही है। तो इसी कारण से भारत सरकार ने फैसला किया है कि राइस फोर्टिफिकेशन से ही फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम की शुरुआत की जाए। तो अच्छा, ये भी ज़रा देखो कि कैसे फोर्टिफाइड राइस को पहचान सकते हैं हम लोग। How a beneficiary can identify that she is getting fortified rice and not a regular rice। तो fortified rice वाले जो ये पैकेज होता है ना, उस पर इस तरीके का +F का साइन होता है। +F का मतलब ही है कि इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब मिला हुआ होगा एंड इट इज़ अ फोर्टिफाइड राइस। कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो शायद से आपसे पूछ ले पीटी में सवाल बना बना करके कि डज फोर्टिफाइड राइस हैज़ टू बी कुक्ड डिफरेंटली। आंसर इज़ नो, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रोसीजर। द राइस नीड्स टू बी क्लीन्ड एंड वॉश्ड इन नॉर्मल वे। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे देश हैं जो फोर्टिफाइड राइस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं? सो देर आर 7 कंट्रीज दैट हैव इंट्रोड्यूस्ड फोर्टिफाइड राइस इन अ मैंडेटेड मैनर, मैंडेटरी तरीके से, जैसे यूएस, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स एंड नाउ इंडिया हैज़ ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is about Criminal Procedure Bill 2022 and this topic is important from our syllabus GS paper to governance point of view। देखिए, हाल फिलहाल में हमारी पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया है। अब प्रेसिडेंट साहब के साइन करते ही ये एक्ट बन जाएगा और इस कानून का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल विल रिप्लेस एन ओल्ड लॉ, 102 ईयर्स ओल्ड लॉ, जिसका नाम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट या फिर ये जो नया कानून है, इन दोनों का एक ही पर्पस है कि जो कैदी हैं, जो भी गिल्टी या कन्विक्ट लोग हैं जो जेल में जा रहे हैं, इनके बायोलॉजिकल सैंपल्स को लेकर के और कुछ फिजिकल सैंपल्स की कितनी हाइट है क्या, और उनके बेसिक जो भी बायोलॉजिकल सैंपल्स को लेकर के सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सब लेकर के स्टोर करके रखा जाए कि फ्यूचर में अगर ये कोई क्राइम करते हैं तो इनको जल्दी से हम लोग ट्रैक कर सकें और डिटेन कर सकें। तो ये था, इसके लिए पुराना कानून भी था। पुराना कानून था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। इसको रिप्लेस करके नया कानून लाया गया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। अब अंतर क्या है कि जो नया वाला कानून है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। जैसे मैं पहले मोटा मोटा आपको बता दूं, जो पुराना कानून था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920, उसमें सिर्फ जो कन्विक्ट यानी कि दोषी करार हो गए हैं उन लोगों का ही डिटेल लिया जाता था। ठीक है, तो और उनमें भी उनका डिटेल, बेसिक डिटेल लिया जाता था, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, ये सब लिया जाता था। जो नया कानून है इसमें जो अंडर ट्रायल्स हैं या जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल में, उन सब का डिटेल लिया जाएगा और काफ़ी डिटेल्ड तरीके से डिटेल लिया जाएगा। जैसे आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, बहुत सारी चीज़ें ली जाएंगी एज पर द न्यू लॉ। तो ये है नया कानून, है कैदियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए। पुराना कानून में सिर्फ जो सज़ा जिनको हो चुकी थी उनका लिया जाता था और वो भी बेसिक। अब नए कानून में सब लोगों का लिया जाएगा, जो भी जेल जाएगा या तो अंडर ट्रायल या डिटेन, सबका लिया जाएगा। ये जो डाटा रिटेन करेगा, स्टोर करेगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB विल एक्ट एज ए रिपोजिटरी। और ये किसी भी कैदी का डाटा जब लिया जाएगा तो 75 साल तक उसको स्टोर करके रखा जाएगा। और NCRB ये डाटा इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, जैसे पुलिस वगैरह के साथ शेयर करेगी ऑन डिमांड। उम्मीद है कि इससे नए नए तरह के जो क्राइम्स हो रहे हैं, खासकर आइडेंटिटी से रिलेटेड क्राइम, लोग कैसा है कि क्राइम करके और अपनी आइडेंटिटी चेंज करके देश छोड़ के भाग जाते हैं। विजय माल्या ने भी ऐसे ही किया। तो इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं रिलेटेड टू आइडेंटिटी, इन सबको चेक करने में मदद मिलेगी विथ हेल्प ऑफ दिस न्यू लॉ विच इज़ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव। तो इससे लॉ से फ़ायदे तो हैं। दिस लॉ विल हेल्प अस इन यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स एंड रिपोर्ट इन और रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स, ताकि आइडेंटिटी रिलेटेड क्राइम्स को हम रोक पाएँ और हमारी जो पुलिस या बाकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी क्राइम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन कुछ इशूज़ भी हैं इस नए कानून में। पहला इशू है चांस ऑफ मिसयूज फॉर पॉलिटिकल मोटिव। मान लीजिए कि किसी इंसान को आपने अरेस्ट किया, वो नारे लगा रहा था सरकार के खिलाफ,
आपने अरेस्ट किया प्रिवेंटिव डिटेंशन में, वहाँ सारा उसका डाटा ले लिया, बायोलॉजिकल कुछ सैंपल्स भी ले लिए, और बाद में उन सैंपल्स को किसी क्राइम सीन पे जाकर के आपने डाल दिया और प्रूव कर दिया कि देखिए ये तो क्रिमिनल है। तो दिस इज़ हाउ द देयर कैन बी सम पॉलिटिकल वेंडेटा, मिसयूज ऑफ द डाटा कलेक्टेड अंडर दिस बिल। ऐसा अपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं कि सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए। उसके अलावा जो नया कानून है ये कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ जा रहा है। फंडामेंटल राइट जैसे कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, ये क्या कहता है कि नो पर्सन विल बी फोर्स्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये आपने सुन रखा होगा ना, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 कहता है ना कि किसी भी इंसान को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो अपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं कि इतने सारे डाटा जो आप ले रहे हैं किसी इंसान का, इट इज़ लाइक एक इंसान को आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सो इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 20। इट इज़ ऑल्सो बींग कंसिडर्ड एज अगेंस्ट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी जजमेंट में कहा था 2017 में कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी। और अब अपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं कि इतना सारा जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का अंडर दिस न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी ऑफ दीज पीपल। तो इस तरीके से ये जो नया कानून है इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। उसके अलावा जो लोगों का अंडर ट्रायल्स को भी अब उसका डाटा ले रहे हैं, डिटेन्ड का भी डाटा ले रहे हैं, तो इससे कैसा है कि अननेसेसरी मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं फ्यूचर में। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था प्रीलिम्स 2019 में। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या न्यूज़ है पहले ये देखते हैं। हमारे देश की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने एक नया मिसाइल बूस्टर टेस्ट किया है। मिसाइल बूस्टर, देखो ये है मिसाइल, इसके नीचे लगा रहता है बूस्टर जो इसको थ्रस्ट देता है, धक्का देता है। तो एक नया तरह का मिसाइल बूस्टर टेस्ट किया है। उस मिसाइल बूस्टर का नाम है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर। सॉलिड फ्यूल तो आप समझ रहे हैं, सॉलिड फ्यूल HTBP नाम का सॉलिड फ्यूल होता है, मतलब फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो सॉलिड फ्यूल कैसा होता है ना, वो ज़्यादा धक्का लगाता है। सॉलिड फ्यूल की एक खासियत होती है, लंबे समय तक तो नहीं चल सकता लेकिन थ्रस्ट ज़्यादा लगाता है, एक बार में धक्का देने के लिए सॉलिड फ्यूल ज़्यादा काम आता है। तो सॉलिड फ्यूल तो आप समझ रहे हैं। सॉलिड फ्यूल डक्टेड, डक्टेड मतलब तो देखो पाइप होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर टेस्ट कर लिया है हमारे देश की एजेंसी डीआरडीओ ने। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। तो रैमजेट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये है मिसाइल, मिसाइल के पीछे इसके अंदर जो थ्रस्ट के लिए जो बूस्टर लगा है, उस बूस्टर में जो फ्यूल लग रहा है वो है सॉलिड, ठीक है। और उसको बर्न करने के लिए रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है। तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर को टेस्ट कर लिया है हमारी एजेंसी डीआरडीओ ने। 2017 से इसके लिए प्रयास चल रहा था, अब इसको टेस्ट कर लिया है हमने। ये जो टेक्नोलॉजी है मिसाइल प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी, यानी कि बूस्ट करने की, मिसाइल को थ्रस्ट देने की टेक्नोलॉजी, इसको इंडिया और रसिया मिल करके बना रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रैमजेट इंजन क्या होता है। आई होप सॉलिड फ्यूल तो आप समझ रहे हैं, अब रैमजेट देख लेते हैं। देखो रैमजेट में दो वर्ड पे ध्यान दो, रैम एक तरफ और जेट दूसरे तरफ। तो जेट इंजन को पहले समझते हैं, फिर रैमजेट पे आएंगे। और जेट इंजन से पहले थोड़ा सा रॉकेट इंजन समझ लो। तो ये देखो रॉकेट जो होता है ना, रॉकेट के अंदर दो अलग अलग सिलेंडर होते हैं। एक सिलेंडर में फ्यूल रहता है, दूसरे में ऑक्सीजन रहता है। आपको पता है किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो रॉकेट अपना फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों ले करके चलता है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी, फ्यूल सिलेंडर भी। अब रॉकेट से अलग टेक्नोलॉजी से होता है जेट। जेट में कैसा होता है, जेट को हम लोग एयर ब्रीदर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जेट में वो लोग अपना फ्यूल तो लेकर के चलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन वो लोग हवा से पकड़ते हैं। जैसे हवाई जहाज़ में आप देखोगे ना कि बाहर में इस तरह का पंखा लगा रहता है, रोटर। वो रोटर जो है यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ता है, जो फ्यूल को बर्न करने में काम आता है। तो दिस इज़ हाउ जेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रॉकेट। तो जेट में कैसा होता है कि आगे यहाँ पे रोटर लगा रहता है जो ऑक्सीजन को पकड़ता है, और ऑक्सीजन जो है फिर वो फ्यूल को बर्न करने में काम आता है। तो मुद्दा ये है कि जेट के अंदर ये ऑक्सीजन सिलेंडर
नहीं होता है। अब जेट में भी हाइयर कैटेगरी वाला, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाला जेट को हम लोग कहते हैं रैम जेट। रैम जेट कुछ ऐसा होगा, देखो ये जब फास्ट तरीके से चलेगा तो इसमें कोई रोटर की ज़रूरत है नहीं ऑक्सीजन पकड़ने के लिए। इतना ये फास्ट तरीके से आगे चलेगा कि सामने वाला ऑक्सीजन अपने आप एब्जॉर्ब होकर के इस इंजन में चलाएगा। तो दिस इज नोन एज रैम जेट इंजन। रैम जेट इज अ वेरिएंट ऑफ air breathing jet engine that does not include any rotor, rather it uses the engine forward motion। इतना फास्ट तरीके से आगे जाता है कि it compresses the incoming air and it catches the oxygen। तो रैमजेट में भी अगर कोई ऐसा रैमजेट इंजन है जो साउंड से भी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, मतलब सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्रैमजेट इंजन। तो स्क्रैमजेट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ रैमजेट इंजन विच मूव्स एट अ सुपरसोनिक साउंड मीन्स मूव्स एट अ सुपरसोनिक स्पीड मीन्स स्पीड हाइयर दैन स्पीड ऑफ साउंड। तो फिर से देख लीजिए एक बार जल्दी से कि भाई DRDO ने टेस्ट कर लिया है सॉलिड फ्यूल रैमजेट बूस्टर। सॉलिड फ्यूल तो आप समझ रहे हैं, रैमजेट अब आपने समझ लिया। यानी कि रैमजेट बूस्टर में कैसा होगा कि सॉलिड फ्यूल अंदर है लेकिन ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीजन अंदर नहीं होगा, ऑक्सीजन ये हवा से पकड़ेगा, ठीक है। और इसमें कोई रोटर भी नहीं होगा क्योंकि ये जेट नहीं है, रैमजेट है। लेकिन ये स्क्रैमजेट नहीं है, यानी कि डज नॉट मूव एट स्पीड हाइयर दैन दैट ऑफ साउंड, इट इज़ नॉट सुपरसोनिक। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। UNHRC को लेकर के रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड विद दिस पर्पस विथ 2/3 वोट्स इन फेवर ऑफ टोटल मेंबरशिप नहीं था, इट वाज प्रेजेंट एंड वोटिंग था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड रशिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री, इट वाज लीबिया टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम UNHRC, सो द बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। उसके अलावा IEA को लेकर के 1974 में बनाया गया था आफ्टर ऑयल क्राइसिस, बिल्कुल सही है, बट इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर, इट्स एन एसोसिएट मेंबर एंड IEA वर्क्स अंडर ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ OECD, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। और फिर E-Rupee इज ए कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम विच इज यूज टू डिलीवर थ्रू मोबाइल फोन्स ऑफ बेनिफिशरीज द फॉर्म ऑफ SMS स्ट्रिंग और QR कोड। सही है, E-Rupee विल कनेक्ट स्पॉन्सर ऑफ द सर्विसेज विद द बेनिफिशरीज, दोनों सही हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। और कौन सा एग्रीकल्चरल कमोडिटी हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए थे पिछले कुछ सालों में, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, वेजिटेबल ऑयल। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।